बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसे शख्स की वापसी हुई है जो भारत के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत इस पूरे घटनाक्रम पर इतनी बारीकी से नजर क्यों रख रहा है। चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक उभरते हुए नेता तारिक जिया की वापसी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी चिंता का सबब क्यों बन गई है। देखिए, तारिक जिया की बांग्लादेशी राजनीति में ये जो वापसी हो रही है वो एक बहुत ही नाजुक समय पर हो रही है। एक तरफ मौजूदा सरकार कई मुश्किलों से जूझ रही है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा स्थिति भी लगातार बिगड़ रही है। तो देखिए, भारत की जो चिंता है ना, वो किसी व्यक्तिक या आइडियोलॉजिकल मतभेद की वजह से नहीं है। असल मुद्दा कहीं ज्यादा गहरा है। ये चिंता जुड़ी है बीएनपी के उस इतिहास से, उस दौर से जब उनकी कार्रवाइयों ने सीधे सीधे भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया था। भारत का ये रुख समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय में जब बीएनपी खालिदा जिया के नेतृत्व में सत्ता में थी, उस दौर में बांग्लादेश भारत विरोधी गुटों जैसे कि उल्फा के लिए एक तरह से एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया था। उन्हें वहां ट्रेनिंग, हथियार और हर तरह की मदद मिलती थी ताकि वे भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां आराम से चला सकें। भारत ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक चूक की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक सोची समझी रणनीति माना गया, जिसके तहत भारत के दुश्मन गुटों को खुली छूट दी जा रही थी। अब ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है बीएनपी के एक पुराने साथी की वजह से, और वो है जमात-ए-इस्लामी। ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी मूल विचारधारा ही बुनियादी तौर पर भारत के विरोध में है। जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा का जो केंद्र है वो है हुकूमत-ए-इलाही। इसका सीधा सा मतलब है कि देश इंसानों से बनाए कानूनों से नहीं, बल्कि अल्लाह के कानूनों से चलना चाहिए। यानी ये सेक्युलर डेमोक्रेसी का खुला विरोध है। ये विचारधारा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य, मतलब एक मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के ही बिल्कुल खिलाफ है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद, इन सब को नकारने वाली सोच ही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? एक तरह का पैराडॉक्स है ये। सोचिए, बीएनपी एक ऐसी पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में आना चाहती है जो लोकतंत्र को यानी चुनावी प्रक्रिया को ही नहीं मानती। ये तो एक ट्रोजन हॉर्स वाली बात हो गई कि लोकतांत्रिक रास्ते से अंदर आकर उसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। महीनों तक चली बैक चैनल बातचीत के बाद अब भारत ने भविष्य में बनने वाली किसी भी बीएनपी सरकार के लिए कुछ साफ और पक्की शर्तें रखती हैं, जिन्हें रेड लाइंस भी कहा जा रहा है। भारत की ये मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली, भारत विरोधी तत्वों को कोई पनाह नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगानी होगी। और तीसरी, बॉर्डर पर सुरक्षा पक्की करनी होगी। और यहाँ भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इन शर्तों को तोड़ा गया तो वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। मतलब ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है, ये एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट संदेश है। बिल्कुल इसी तरह सीमा पर होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी को भारत कोई छोटी मोटी घटना नहीं मानेगा, बल्कि उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला समझेगा। तो जाहिर है दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं और बांग्लादेश के लिए आगे का जो रास्ता है वो काफी अस्थिरता से भरा हुआ लग रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। फरवरी में होने वाले चुनावों तक का समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं। एक तनावपूर्ण और विवादित चुनाव से लेकर सैन्य तख्ता पलट तक, बांग्लादेश आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां कुछ भी मुमकिन है। और हर एक सिनेरियो का असर सिर्फ बांग्लादेश पर नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या बांग्लादेश एक ऐसा रास्ता चुनेगा जो साझा हितों को बढ़ावा दे, या फिर एक ऐसा रास्ता जो टकराव की तरफ ले जाए। इसका जवाब न सिर्फ बांग्लादेश के भविष्य को तय करेगा, बल्कि भारत के साथ उसके रिश्तों की दिशा भी तय करेगा।